हेलो गाइस, दिस इज़ प्रणोति एंड वेल। आज स्वागत है आपका फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है, तो इसको प्लीज़ अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में आपको मैं क्लास 9 की चैप्टर नंबर 13 व्हाई डू वी फॉल इल के कुछ अच्छे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रॉनिक डिजीज़ एंड पुअर हेल्थ। इसी के साथ साथ हम दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक. So 13.2.3 chronic diseases and poor health. Acute and chronic disease have different effect on our health. Acute और chronic disease में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और जब वो हमें होते भी हैं तो भी हमारे बॉडी पे उन दोनों का बहुत अलग अलग प्रकार से इफ़ेक्ट होता है. Any disease that cause poor functioning of some part of our body विल अफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, राइट. एक भी बॉडी पार्ट पे अगर डिजीज़ होता है हमें, तो वो पुअर फंक्शनिंग करेगा. तो भी वो एक भी बॉडी पार्ट अगर काम करना बंद हो जाए तो भी हम बोल सकते हैं कि हमें क्या हुआ है, डिजीज़ हुआ है. दिस इज़ बिकॉज ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर नेसेसरी फॉर बीइंग हेल्दी. और ये क्यों होगा? क्योंकि हमारे हेल्दी रहने के लिए हमारे जो सारे बॉडी पार्ट्स है, सारे फंक्शन होना चाहिए अच्छे से. तो ये हम बोल सकते हैं कि अगर एक भी बॉडी पार्ट का काम करना बंद हुआ, यानी हमें डिजीज़ है, हम बीमार हैं. बट एन एक्यूट डिजीज़ विच इज़ ओवर वेरी सून. पर जो एक्यूट डिजीज़ होता है, जो जल्दी से ख़त्म हो जाता है, विल नॉट हैव टाइम टू कॉज मेजर इफ़ेक्ट्स ऑन जनरल हेल्थ वाइल अ क्रॉनिक डिजीज़ विल डू सो. पर जो एक्यूट डिजीज़ होते हैं, जो जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, कफ, ये सब, तो ये हमारे बॉडी पे उतने मेजर इफ़ेक्ट्स नहीं करेंगे जनरल हेल्थ पे हमारे, जितने क्रॉनिक डिजीज़ेस करेंगे. एज एन एग्जांपल, थिंक अबाउट अ कफ एंड कोल्ड. कफ या फिर कोल्ड के बारे में आप सोच सकते हैं, विच ऑल ऑफ अस हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम. हमें टाइम टू टाइम मतलब थोड़े थोड़े दिनों में या फिर थोड़े थोड़े महीनों में, साल में एक बार तो हमें कफ एंड कोल्ड होता ही है. उसके बारे में सोचो. मोस्ट ऑफ अस गेट बेटर एंड बिकम वेल विद इन अ वीक और सो. एक वीक में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 वीक में हम ठीक हो ही जाते हैं कफ और कोल्ड से. एंड देयर आर नो लास्टिंग इफ़ेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ. और बाकी मतलब एक बार हम ठीक हो गए तो फिर उसके इफ़ेक्ट्स जो रहते हैं, लास्टिंग इफ़ेक्ट्स, वो हमारे हेल्थ पे नहीं होते हैं. बट इफ़ वी गेट इन्फेक्टेड विद अ क्रॉनिक डिजीज़ सच एज ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द लंग्स. पर अगर हम इन्फेक्टेड हो गए किसी क्रॉनिक डिजीज़ से, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, हमारे लंग्स का जो ट्यूबरक्लोसिस होगा वो, so then being ill over the years does make us lose weight and feel tired all the time. तो इसका जो परिणाम होगा, इसके जो लास्टिंग इफ़ेक्ट्स रहेंगे, वो हमारे बॉडी पे हमारे मरते दम तक रहेंगे. हमारा लूज़ वेट रहेगा, लूज़ मोशंस रहेंगे, हमें थकान महसूस होती रहेगी हर पूरा दिन, हर समय. हाँ, वी मे नॉट गो टू स्कूल फॉर फ्यू डेज़ इफ़ वी हैव एन एक्यूट डिजीज़. अगर हमें एक्यूट डिजीज़ हुआ रहता है तो हम 2 से 3 दिन तक स्कूल भी नहीं जाते. बट अ क्रॉनिक डिजीज़ विल मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू फॉलो वॉट इज़ बीइंग टॉट इन स्कूल एंड रिड्यूस अवर एबिलिटी टू लर्न. पर अगर हमें क्रॉनिक डिजीज़ हुआ तो हमारी जो लर्निंग स्किल की जो एबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी. हम वो सारी चीज़ें भी फॉलो नहीं कर पाएंगे जो स्कूल में पढ़ाई जा रही है. In other words, we are likely to have prolonged general poor health if we have a chronic disease. अगर हमें chronic disease है तो हम मतलब एक जनरली हमारी पुअर हेल्थ हमेशा के लिए बन जाएगी. हम ये जाहिर कर भी देंगे तो भी कुछ गम नहीं. क्रॉनिक डिजीजेस देयरफॉर हैव वेरी ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन पीपल्स हेल्थ एज कम्पेयर टू द एक्यूट डिजीज़. एक्यूट डिजीज़ की कंपैरिजन में जो क्रॉनिक डिजीजेस होते हैं, उनके जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, बहुत ही मतलब जो उनके जो ड्रास्टिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं क्रॉनिक डिजीज़ेस के. तो ये था हमारा टॉपिक क्रॉनिक डिजीज़ एंड पुअर हेल्थ. अब हम बढ़ते हैं हमारे 13.2.4 जो है कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ेस के ऊपर. ठीक है. सो व्हाट कॉजेज़ डिजीज़. अब डिजीज़ से क्या होता है? व्हेन वी थिंक अबाउट कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ेस, अगर जब कभी भी हम कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ के बारे में सोचते हैं या फिर थिंक करते हैं, we must remember that there are many levels of such causes.
हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कॉजेज़ के भी बहुत सारे ऐसे लेवल्स हैं। हम जब भी कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ के बारे में देखते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारी लेवल्स होती है कॉजेज़ की। सो लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल के थ्रू हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम बढ़ते हैं आगे। इफ़ देयर इज़ अ बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशंस, we can say that the cause of the loose motion is probably an infection। अब छोटा सा बेबी है, वो अगर उसे लूज़ मोशंस हो रहे हैं, उसे ढीला ढीला महसूस हो रहा है, तो हम क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि उसे कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा, इसलिए उसे लूज़ मोशन हो रहे हैं। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, पर इसी समय हमारे दिमाग में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या रहेगा, वेयर डिड द इन्फेक्शन कम फ्रॉम। अब इन्फेक्शन आया कहाँ से इस बेबी के अंदर। सपोज वी फाइंड दैट द इन्फेक्शन केम थ्रू अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। हम मान ले अगर कि ये जो इन्फेक्शन आया है वो अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर के कारण आया है। बट मेनी बेबीज हैव मस्ट हैव हैड दिस अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। बट ऐसे कई बेबीज़ होंगे जो ये अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर लेते होंगे, है ना, पीते होंगे। सो वाई इज़ इट दैट वन बेबी डेवलप लूज मोशन व्हेन द अदर बेबीज डिड नॉट। फिर इस एक ही बच्चे को लूज मोशंस क्यों हो रहे हैं, बाकी बच्चों को भी क्यों नहीं हो रहे हैं। वन रीज़न माइट बी दैट दिस बेबी इज़ नॉट हेल्दी। इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि ये जो बेबी रहेगा, ये जो बेबी है वो क्या है, हेल्दी नहीं है। वो क्या नहीं है, हेल्दी नहीं है। As a result, it might be more likely to have disease when exposed to risk, whereas healthier baby would not। मतलब ये बेबी हो सकता है रिस्क में होगा, है ना, डिज़ीज़ के मतलब डिज़ीज़ जब हुआ होगा तब ये रिस्क में होगा, वाइल अदर बेबी इज़ नॉट। परहैप्स बिकॉज इट इज़ नॉट वेल नरिश्ड एंड डज नॉट गेट इनफ फूड। और ये क्यों होगा, क्यों वो अदर बेबीज़ के मुकाबले रिस्क में होगा या फिर कमज़ोर होगा, क्योंकि उसे अच्छे से नरिशमेंट नहीं मिली होगी, उसे अच्छा खाना नहीं मिला होगा, इनफ फूड नहीं मिला होगा। सो लैक ऑफ गुड नरिशमेंट बिकम द सेकेंड कॉज ऑफ डिजीज़। यू कैन अंडरलाइन दिस वन थिंग। तो क्या हो जाएगा, गुड नरिशमेंट और lack of food will become the second cause of disease. Further, why is the baby not well nourished। अब क्वेश्चन ये भी आता है हमारे पास कि क्यों वो बेबी वेल नरिश्ड नहीं हुआ होगा। तो इसका आंसर क्या देंगे हम, परहैप्स बिकॉज इट इज़ फ्रॉम द हाउस होल्ड विच इज़ पुअर। वो एक गरीब खानदान से होगा, गरीब परिवार में इतनी नरिशमेंट, गुड नरिशमेंट, इनफ फूड छोटे बच्चों को नहीं मिलता एज कम्पेयर टू रिच पीपल्स, राइट, एम आई राइट। So it is also possible that the baby has some genetic difference that makes it more likely to suffer from loose motion when exposed to a pathogen। और ये भी हो सकता है कि बेबी में कुछ जेनेटिक डिफरेंसेस जो होते हैं पैथोजेंस को मतलब पैथोजन से फाइट करने के लिए जो जेनेटिक डिफरेंसेस बच्चों में होने चाहिए वो पुअर फैमिली के बच्चों में ज़्यादा वो नहीं होंगे, इसीलिए भी ये भी रीज़न हो सकता है। So without the pathogen, the genetic difference or the poor nourishment alone would not lead to the loose motions। पर ये एक ही रीज़न नहीं होगा, पैथोजन वाला ही, जेनेटिक डिफरेंस वाला ही लूज मोशन का रीज़न टोटली नहीं होगा। बट दे डू बिकम कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ द डिसीज़। पर वो एक कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज बन जाएंगे डिसीज़ के, क्या, पैथोजन। सो वाई वॉज देयर नो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर द बेबी। पर उस बेबी के लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर क्यों नहीं था, क्यों नहीं रहेगा, क्यों नहीं होता है। परहैप्स बिकॉज द पब्लिक सर्विसेज आर पुअर वेयर द बेबीज फैमिली लिव्स। जहाँ पे वो परिवार रहता है वहाँ के जो पब्लिक फैसिलिटीज़, जो पब्लिक केयर्स रहते हैं वो अच्छे नहीं होने के कारण उन्हें अच्छा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है। सो द पॉवर्टी एंड लैक ऑफ पब्लिक सर्विस बिकम द थर्ड कॉज ऑफ बेबीज डिसीज़। यू कैन ऑल्सो अंडरलाइन दिस वन थिंग दैट पॉवर्टी, देखिए मैं आपको बता रही हूँ दैट
poverty and lack of public service is the third cause of babies disease. ये बेबी के डिजीज़ का थर्ड कॉज बन सकता है, poverty and lack of public service. It will not be obvious that all disease will have immediate cause and contributory cause. अब हर डिज़ीज़ में सेम ही इमीडिएट कॉज या फिर कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज रहेंगी ये ज़रूरी नहीं है. ऑल्सो मोस्ट डिजीज़ विल हैव मेनी कॉज रैदर दैन ओनली सिंगल कॉज. अब ऐसे कुछ डिजीज़ होंगे जिसमें बहुत सारे कॉजेज़ होंगे, एक ही कॉज ना होते हुए बहुत सारे कॉजेज़ होंगे. तो ये था हमारा कॉजेज़ ऑफ डिजीज़. नेक्स्ट टॉपिक है इन्फेक्शियस और एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस और कॉजेज़. As we have learned, as we have seen, it is important to keep public health and community health factor in mind when we think about causes of disease. जब हमने ये पुराने टॉपिक्स जब देखे थे तब हमने ये भी इसमें देखा था कि हमारे हमारी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, हेल्थ को जब हम देखते हैं, हेल्थ के बारे में जब हम डिजीज़ कॉजेस ऑफ डिजीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमें पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ, इसके जो फैक्टर्स होते हैं इनको दिमाग में रखते हुए चलना होता है. वी कैन टेक द अप्रोच अ लिटिल फर्दर. अब हम इसके बारे में थोड़ा और लिटिल फर्दर में जानकारी ले सकते हैं. इट इज़ यूजफुल टू थिंक ऑफ इमीडिएट कॉजेज ऑफ डिजीज़ एज बिलोंगिंग टू डिस्टिंक्ट टाइप. उसके टाइप्स के लिए भी हम जो उसके डिजीज़ बिलोंगिंग इमीडिएट कॉजेज़ जो रहते हैं उसके बारे में अभी हम देख सकते हैं. वन ग्रुप ऑफ कॉजेज़ इन्फेक्शियस एजेंट. Suppose one group of cause is infectious agent, group of cause is the infectious agent. कौन? one group of cause. okay, and mostly microbes or microorganisms. और ये फर्स्ट ग्रुप में क्या रहेगा? माइक्रोब्स या फिर माइक्रोऑर्गेनिजम्स रहेंगे. डिजीज़ वेयर माइक्रोब्स आर द इमीडिएट कॉज. एकदम इमीडिएट कॉज आपको समझ ही आ गया होगा. नाउ यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, तो आपको इमीडिएट कॉजेज़ एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज़ के बारे में डिफरेंस, उनके बारे में जानकारी ये होनी ही चाहिए एज़ यू आर CBSE स्टूडेंट्स. सो जो डिज़ीज़, जो माइक्रोब्स, जिन डिजीज़ में जो माइक्रोब्स इमीडिएट कॉज स्प्रेड करते हैं उन्हें कहा जाता है इन्फेक्शियस डिजीज़ेस. एंड दिस इज़ बिकॉज द माइक्रोब्स कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी एंड द डिजीज़ दे कॉज विल स्प्रेड विथ देम. और इसीलिए कहा जाता है जो माइक्रोब्स होते हैं ना वो कांटेक्ट में, कम्युनिटी में आने से भी स्प्रेड होते हैं. सो ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो डिजीजेज दैट आर नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट. पर दूसरे और हम देखें, पहली ओर तो हम देखते हैं कि कॉन्टैक्ट कम्युनिकेबल डिजीजेज जो होते हैं, है ना, माइक्रोब्स के कारण स्प्रेड होते हैं. पर दूसरी ओर हम देखें तो ऐसे कुछ डिजीज़ होते हैं जो इन्फेक्शियस एजेंट जिनमें नहीं लगता, जो कम्युनिकेबल नहीं होते हैं. देयर कॉजेज वेराई बट दे आर नॉट एक्सटर्नल कॉजेज लाइक माइक्रोब्स दैट कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी. पर क्या होता है, देयर कॉजेज वेराई क्या होते हैं कि उनके जो कॉजेज होते हैं नॉन इन्फेक्शियस एजेंट वाले, उनके जो कॉजेज़ रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स के कंपैरिजन में. बट दे आर नॉट एक्सटर्नल कॉजेज़. बट उनके जो कॉजेज़ जो रहते हैं माइक्रोब्स दैट कैन स्प्रेड इन कम्युनिटी, उन जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस के रहेंगे कॉजेज़, वो माइक्रोब्स जैसे कैसे कम्युनिटी में रहने से स्प्रेड होते हैं, वैसे नॉन इन्फेक्शियस जो रहते हैं डिजीज़ेस उनमें वैसा नहीं होता है. कम्युनिटी के थ्रू वो स्प्रेड नहीं होते. इंस्टेड दे आर मोस्टली इंटरनल नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़. पर अंदर ही अंदर वो नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ की जैसे वो स्प्रेड होते जाते हैं, पर वो कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के जैसे नहीं होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, सम कैंसर्स आर कॉज्ड बाय जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़. कुछ जो कैंसर्स होते हैं, कैंसर में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो कुछ जो कैंसर्स होते हैं वो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी के कारण होते हैं. जैसे हाई ब्लड प्रेशर कैन कॉज बाय एक्सेसिव वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज. हाई ब्लड प्रेशर किसके कारण होगा? बहुत अगर ज़्यादा हमारा वेट बढ़ गया है और एक्सरसाइज हमारी कम हो रही है तो हमारा हाई ब्लड प्रेशर जिसे हम BP बोलते हैं
वो हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर, है ना। यू कैन थिंक ऑफ मेनी अदर डिजीजेस वेयर द इमीडिएट कॉज विल नॉट बी इन्फेक्शियस। आप ऐसे कई सारे डिजीज़ के बारे में आप लिस्ट बना सकते हो या फिर लिख सकते हो, बता सकते हो कि जिनमें जो इन्फेक्शियस कॉजेज़ जिनमें नहीं होंगे, इमीडिएट इन्फेक्शियस कॉजेज़ नहीं होंगे। टर्न टू नेक्स्ट पेज। The way in which diseases spread and the way in which they can be treated and prevented at the community level would be different for different diseases. It is very 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 important thing to note. आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसे IMP या फिर वेरी IMP के सिंबल से भी आप नोट करके रख सकते हैं। आपको जो आपसे जम सके आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं भी यहाँ पे इसे वेरी इम्पॉर्टेंट करके सेव कर दे रही हूँ, तो ये मेरे पास एक नोट अवेलेबल हो गया है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करके मेरे पास सेव है। देखिए मेरे यहाँ से सेव, ठीक है। तो आप भी इसे सेव कर सकते हैं। इसका मैं मीनिंग बता देती हूँ आपको। द वे इन विच डिजीज़ स्प्रेड, जो भी तरीका जिसमें डिजीज़ स्प्रेड होता है, एंड द वे इन विच दे कैन बी ट्रीटेड एंड प्रिवेंटेड, और ऐसा भी तरीका जिसमें हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर ट्रीट कर सकते हैं एट अ कम्युनिटी लेवल, हमारी लेवल पे, वुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिसीजेस। अभी हम कोरोना को तो कम्युनिटी लेवल पे ट्रीट नहीं कर सकते, वाइल हम कफ कोल्ड फीवर को भी हम हमारी कम्युनिटी लेवल पे ट्रीट कर सकते हैं। तो वही बोला है कि डिसीज़, उसके स्प्रेड होने का तरीका, उसको ट्रीट करने का तरीका, उसको प्रिवेंट करने का तरीका अलग अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे डिजीज़ेस जो है वो डिफरेंट रहेंगे, एंड दिस वुड डिपेंड अ लॉट ऑन वेदर द इमीडिएट कॉजेज़ आर इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। और ये किस पे डिपेंड करेगा? मोस्टली कि डिज़ीज़ जो है, जो भी आपका कॉज है, कि इमीडिएट कॉज है क्या, कॉन्टेम्प्रेरी कॉज, कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज है क्या, सॉरी, और वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इसके ऊपर भी ये डिपेंड होगा। तो ये इस पे आप क्वेश्चन भी आप बना सकते हो। तो देखिए ये जो था पेप्टिक यूल्कर्स एंड द नोबल प्राइजेस, ये वाला बॉक्स, और थिंग्स टू पॉन्डर ये वाला, उसके बाद द 5 F's, ये वाले जो सारे जो आपको बॉक्सेस में दिए गए हैं, देखिए मैं आपको आगे की भी बता देती हूँ। अच्छा 4 ये जो है इम्यूनाइजेशन, ये सारे जो बॉक्सेस है इंपॉर्टेंट वाले मैं आपको सेपरेट वीडियो में बता दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, एंजॉय योर डे एंड स्टे होम, स्टे सेफ।